गाइज आई एम श्योर आप लोगों ने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें एक कंपनी फंड्स रेज करने के लिए अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर करती है। बट स्टॉक मार्केट में दो और ऐसी टर्म्स हैं, एफपीओ और ओएफएस। इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इनको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब उस प्रोसेस से है जिसमें एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक को और शेयर्स इशू करने का डिसाइड करती है। एफपीओ के केस में कंपनी या तो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मतलब जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, या फिर कंपनी नए शेयर्स भी इशू कर सकती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एबीसी कंपनी के 10 रुपए के शेयर्स परचेज किए हुए हैं और उस कंपनी की टोटल कैपिटल है 100 रुपीज। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हुए 10%, मतलब आप उस कंपनी में 10% इक्विटी के मालिक हैं। अब मान लो कंपनी को और 100 रुपीज की नीड है और वो 100 रुपीज कंपनी ने बाहर से उठा लिए, तो अब कंपनी के पास करंटली टोटल कैपिटल है 200 रुपीज और आपने कंपनी को कितने रुपीज दिए हुए हैं 10 रुपीज। तो अब आपकी इक्विटी ओनरशिप परसेंटेज निकालें तो वो बनता है 10 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 5%। तो अब देखो बैठे बिठाए आपकी इक्विटी परसेंटेज कम हो गई। इसे बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि जब कंपनी ने एफपीओ में इक्विटी डाइल्यूट ना की होती तो कैसा होता। मतलब कंपनी को जो एडिशनल 100 रुपीज चाहिए थे उनको वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही लेती तो सिचुएशन क्या होती। तो अब कंपनी की कैपिटल होने वाली है 200 रुपीज। अब आप 10% कैपिटल के मालिक थे, तो अभी भी 10% को मेंटेन करने के लिए आपके कितने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट होने चाहिए, चलिए देखते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज। आपकी 10% ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए कंपनी में आपके 20 रुपीज होने चाहिए, जिसमें से 10 रुपीज ऑलरेडी आपने लगाए हुए हैं, तो अब और 10 रुपीज के शेयर्स आपको लेने होंगे। तो यही होता है एफपीओ। एफपीओ के कुछ रूल्स भी हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है, कोई भी कंपनी अगर एफपीओ इशू करना चाहती है तो वो ऐसा तभी कर सकती है जब वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सेकेंड है, एफपीओ के थ्रू रेज होने वाले फंड्स कंपनी की नेटवर्थ के 5 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड रूल है, एफपीओ का मेजर प्रोपोर्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स्ड होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से ज्यादा स्टेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं। अगर सभी शेयर्स इंडिविजुअल्स को सेल किए जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि वो एफपीओ के इमीडिएट बाद एग्रेसिवली बाय या सेल कर सकते हैं, जिससे शेयर के प्राइस में इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। फोर्थ है, अगर बिजनेस के प्रोडक्ट्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो उसके लिए एफपीओ रेज करना मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए कि अगर प्रोडक्ट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो उसके लिए हैवी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर सकती है, लाइक उनके डिविडेंड को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना एटसेट्रा। चलिए अब समझ लेते हैं कि ओएफएस क्या होता है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल कर सकते हैं। प्रमोटर्स का मतलब होता है वो पर्सन जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया था। 2012 के बाद सेबी ने प्रमोटर्स के साथ साथ नॉन प्रमोटर्स के लिए भी इसको अलाउ कर दिया है। ऑफर फॉर सेल के लिए सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये रूल्स क्या हैं। फर्स्ट है, ओएफएस को बस वो इन्वेस्टर्स ही यूज कर सकते हैं जिनके पास कंपनी की एटलीस्ट 10% कैपिटल है। सेकेंड है कि ओएफएस की फैसिलिटी बस वही कंपनीज यूज कर सकती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेटिंग के अकॉर्डिंग टॉप 200 कंपनीज में आती हैं। थर्ड रूल है कि ओएफएस की फैसिलिटी को यूज करके प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स बस अपने हिस्से की होल्डिंग को ही सेल कर सकते हैं और पब्लिक के पास कम से कम 25% शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए। आगे हम बात करेंगे आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस के डिफरेंस के बारे में, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर कॉइन ट्रेड के बारे में। कॉइन ट्रेड एक इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में आसान तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स ने रिसेंट ईयर्स में बहुत अटेंशन पाई है और ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों तरफ से अडॉप्ट हो रहा है एंड ये फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कॉइन ट्रेड का एम है आपको आपकी डिजिटल एसेट्स पे कंट्रोल एंड पावर देना, जिससे आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके स्मार्टली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कॉइन ट्रेड पे करते हैं वो सेफ होती हैं और इसे यूज करना बहुत ही ईजी है। कॉइन ट्रेड को अदर प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाता है इसका मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉइन ट्रेड कस्टमर्स को उनके क्रिप्टो कॉइन्स की एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं जो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है।
नंबर 1, कॉइन ट्रेड पे आप सिंगल टैप बाय एंड सेल कर सकते हो। आप कॉइन्स का डेली, वीकली, मंथली प्राइस चार्ट ऐप में ही देख सकते हैं। किस कॉइन ने कैसा परफॉर्म किया है, आपको हैसल फ्री यूजर इंटरफेस मिलता है। नंबर 2, कॉइन ट्रेड दोनों तरफ के प्राइस अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, यूजर्स अपने हिसाब से प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। इनका डैशबोर्ड बहुत इजी टू यूज है। इसमें आप अपने फेवरेट कॉइन्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उनके प्राइसेस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 3, कॉइन ट्रेड पे आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसमें आपको जितने भी क्रिप्टो मिलते हैं वो सारे एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे मिलते हैं। रेफरेंस के लिए आप दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से कंपेयर भी कर सकते हैं। आपके कॉइन्स एंड पोर्टफोलियो की प्राइस अपडेट आपको रियल टाइम में ऐप में ही मिलती रहेगी। इनका KYC का प्रोसेस ऑटोमेटेड है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट योर KYC इन अंडर 5 मिनट्स विद जस्ट योर पैन कार्ड, आधार एंड ए सेल्फी। और इसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं फॉर योर एनालिसिस। क्रिप्टो पैसिव इनकम का अल्टरनेट एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप सीखें कि क्रिप्टो मार्केट वर्क कैसे करता है और उस कॉइन में कितना पोटेंशियल है। टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन एनालिसिस एज वेल। कॉइन ट्रेड का विजन है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड सर्विसेज को ईजी एंड सेफ बनाना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन ट्रेड ऐप का प्ले स्टोर लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे डाउनलोड करके क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि IPO, FPO और OFS में क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट है पर्पस। IPO को कैपिटल रेज करने के लिए यूज किया जाता है और FPO को भी कैपिटल रेज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि OFS को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड इज टाइमिंग। IPO के टाइम पे पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है। FPO को बाद में कैपिटल रेज करने के लिए यूज किया जाता है और ऑफर फॉर सेल को कभी भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग। IPO के केस में IPO के रूल्स को मीट करने के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि शेयर्स को सेल करवाने की गारंटी लेता है। FPO के केस में भी जब फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं तो अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, जबकि OFS के केस में अंडरराइटर की कोई नीड नहीं होती। अगला है प्राइस डिस्कवरी। IPO के केस में शेयर्स के प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से निकाला जाता है, जो कि एक तरह से बोली लगाने के जैसा होता है। FPO के केस में भी IPO की तरह ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जबकि OFS के केस में शेयर्स को सेल करने वाले शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। IPO के लिए SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है। FPO के लिए भी SEBI से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जबकि OFS के लिए किसी रेगुलेटरी की अप्रूवल की नीड नहीं होती। अगला है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी शेयर होल्डर की ओनरशिप परसेंटेज में चेंज होना, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझा था। IPO तो फ्रेश इशू होता है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता। FPO के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर किया जाता है तो उस केस में डाइल्यूशन नहीं होता। OFS तो किया ही इसलिए जाता है कि प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स अपने हिस्से की इक्विटी को डाइल्यूट करना चाहते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। IPO में तो प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। FPO के केस में भी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू नहीं करते, आउटसाइड किए जाते हैं, तो प्रोस्पेक्टस मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन OFS के लिए कोई प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं होती। तो गाइज, इस वीडियो में हमने समझा IPO, FPO और OFS क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।